बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाब वक्त टुडे में खुशामदेद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। आप फरमाइए, वही तो है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे लिए कान, आँखें और दिल बनाए, लेकिन तुम बहुत कम शुक्र किया करते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए, उसी ने तुमको फैला दिया है ज़मीन में और रोज़े महशर तुम उसी के पास जमा किए जाओगे। कुफार अज़राह मजाक पूछते हैं कि बताओ ये वादा कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, इसका इल्म तो अल्लाह के पास ही है, मैं तो महज वाज़े तौर पर खबरदार करने वाला हूँ। सूरह अल मुल्क की आयत 23 से 26 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक समझ कर पढ़ने, इस पर अमल करने और इसका एहतराम करने की भी तौफीक अता फरमा दे। आज मंगल है 24 जमादुल अव्वल 1433 हिजरी 17 अप्रैल सन 2012 है और आज के मौजूद मेहमान मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद अजमल न्याजी साहब स्टूडियोज में तशरीफ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे? देखिए, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला कहता है कि तुम खबरदार हो जाओ, लेकिन हम कहते हैं जी हम सिर्फ बाखबर होंगे। तो बाखबर होना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है, असल में खबरदार होना, होशियार होना और चीज़ों के बारे में पूरी दानिश से काम लेना और अल्लाह की अताअत जो है वो हमें अपने पेश नज़र रखनी चाहिए। बिल्कुल सही। और अमेरिका की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान को ही खबरदार किया जा रहा है और धमकी दी जा रही है और मजीद मुतालबात किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान में हमले, हक्कानी ग्रुप मुलविस है अमरीका। शिमाली वज़ीरिस्तान में फौरी कार्रवाई करना होगी हिलरी। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर तैयार हैं हिना रबानी खर। नेटो का हंगामी इजलास कल तलब, हमलों पर जरदारी का इजहार तशवीश। पाकिस्तान, अमरीका, अफगानिस्तान को मिलकर मौसर कार्रवाई करना होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तानी हम मनसब को फोन, ये नेटो की नाकामी है। हामिद करज़ई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने एक बार फिर पाकिस्तान को बिलवास्ता इल्जाम देते हुए कहा कि हक्कानी नेटवर्क को शिमाली वज़ीरिस्तान से मदद मिल रही है। हक्कानी शिद्दत पसंदों के साथ हक्कानी ग्रुप को खत्म करना होगा। हक्कानी नेटवर्क ने पाकिस्तान में पनाह ले रखी है। लियोन पेनेटा। फिर अमरीका का एक और बयान यह है कि पाकिस्तान 20 मई से कबल नेटो सप्लाई बहाल कर देगा। जरदारी की नेटो सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत यकीनी है। शिकागो सरबराही कॉन्फ्रेंस में जरदारी की शिरकत से अमरीका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से अफ्रीकी इजलास के भी इम्कानात पैदा हो सकते हैं। नायब मुशीर व्हाइट हाउस। और हम डॉक्टर साहब से पूछना चाहेंगे कि अफगानिस्तान में जिस तरह से हमले हुए और उसके बाद अमरीकी सफारत खानों में अमरीकी सफारत खाना बंद कर दिया गया है डॉक्टर साहब, और फिर एक बार इल्ज़ाम पाकिस्तान पर है, हक्कानी नेटवर्क मुलविस है और मुतालबा किया जा रहा है कि शिमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन करना पड़ेगा। देखिए, समझ नहीं आती, कभी तो मुल्ला उमर था, कभी उसामा था और कभी ऐमन ज़वाहिरी होता है, अब हक्कानी नेटवर्क। अच्छा, शर्म नहीं आती अमेरिका को? हुसैनी नेटवर्क जो है वो तो पूरी तरह कार फरमा है, वो तो काम कर रहा है, वो तो पाकिस्तान से रुखसत होकर अमेरिका में बैठा हुआ है, अदालत में पेश नहीं होना। उस नेटवर्क का, हुसैनी नेटवर्क का इनको कोई ख्याल नहीं, इस नेटवर्क का ख्याल है उनको। अच्छा, मैं समझता हूँ कि क्या अफगानिस्तान अमेरिका की सरजमीन है? सीधा सा सवाल है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, पाकिस्तान पर क्यों इल्ज़ाम लगा रहा है? वो यहाँ से निकल जाए, फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान तय कर लेंगे कि क्या करना है। सही। मैं समझता हूँ कि फिर कुछ भी नहीं होगा। ये सारा कुछ, इससे पहले तालिबान की हुकूमत थी वहाँ 4 साल तक, कोई मसला पैदा हुआ? कोई बात पैदा हुई? बिल्कुल नहीं। जब तुम किसी और की ज़मीन पर हमला करोगे, उसकी आज़ादी को सलब करोगे, तो वो रजिस्ट तो करेंगे। हक्कानी अफगानिस्तान के लोग हैं, वो पाकिस्तान के साथ उनको कोई ताल्लुक नहीं, और वो कई दफ़ा कह चुके हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान के साथ। इसके बावजूद पाकिस्तान को दबाव में रखने के लिए ये किया जाता है। देखिए, पार्लियामेंट ने जो नेटो सप्लाई के हवाले से जो सिफारिशात की हैं, उसमें एक तो हाफिज सईद पर इल्ज़ाम लगाया उन्होंने, दूसरा सियाचिन पर उन्होंने कार्रवाई की। मैं इसको कुदरती नहीं समझता, सियाचिन मामला ये प्री प्लान है, ये दूसरा। और तीसरा ये, अच्छा, तुम्हें जेर करते हैं हक्कानी, यानी आप देखें कि सदर करज़ई जो अमेरिका का पिट्ठू है, उसने वाज़े तौर पर कह दिया है कि ये नेटो इंटेलिजेंस की नाकामी है। बिल्कुल सही। ये भी साफ कहा है उन्होंने। और अपनी नाकामी को तस्लीम नहीं कर रहे, इल्ज़ाम मुर्द इल्ज़ाम पाकिस्तान को ठहराया जा रहा है। अच्छा, देखें ना, मैं समझता हूँ कि उन्होंने अफगानिस्तान में नाकाम होना है, इस नाकामी का इल्ज़ाम उन्होंने पाकिस्तान पर गिराना है। जिस तरह वियतनाम में जलील हुए और क्यूबा को उन्होंने बर्बाद कर दिया,
तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी, आप समझते हैं कि उनका अगला हदफ हर सूरत पाकिस्तान ही है, चाहे हमारे हुक्मरान जितना मर्जी उनके आगे बिछ जाएं और 40 या 50 सिफारिशात भी पास कर लें, उनकी सप्लाई भी बहाल कर दें, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने पाकिस्तान पर हमलावर होना ही होना है। जी बिल्कुल ठीक है। देखिए ना यानी इत्तेशाम, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो हुकाम हैं, वो इतने गुलाम क्यों हैं। यानी मैं हैरान हूँ कि अमेरिका जो है वो ईरान पर तो दबाव नहीं डाल सकता और किसी मुल्क पर दबाव नहीं डाल सकता। पाकिस्तान क्या, ये सारे हुक्मरान काणे हैं अमेरिका के। अब ये काणे की मैं तशरीह नहीं कर सकता कि क्या होती है, लेकिन बहरहाल ये एहसास कमतरी में मुब्तला हैं, ये एहसास जुर्म में भी मुब्तला है। सही। ये हमारे हुकाम जो है, अवाम एंटी अमेरिका है, हुकाम प्रो अमेरिका है, एक जंग है। और मैं समझता हूँ कि ये हुकाम जो है ये अपने अवाम के खिलाफ जंग कर रहे हैं, तो ये बड़ी जाती की बात है। और अफगानिस्तान का मसला जो है, और अब देखें पाकिस्तान का मसला ज़्यादा होता चला जा रहा है। अब ये अफगानिस्तान का मसला नहीं रहा, ये पाकिस्तान का मसला रहा। अब उन्होंने कुछ दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ शुरू की हैं। जब से नेटो सप्लाई बंद हुई है, पाकिस्तान में दहशत गर्दी ख़त्म हो गई है। बिल्कुल ठीक। अब नेटो सप्लाई शुरू होगी, दहशत गर्दी दोबारा शुरू हो जाएगी, दोबारा शुरू हो जाएगी। तो अमेरिका को जो मरोड़ उठ रहे हैं वो इसी बात के उठ रहे हैं कि नेटो सप्लाई की दफाए पाकिस्तान कौंसिल भी बन गई, आर्मी भी अंदर से नेटो सप्लाई के लिए बड़ी मोहतात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जर्नैल और सियासतदान जो रेजिस्ट नहीं कर सकते ज़्यादा। ये जर्नैल ही था जनरल मुशर्रफ जिसने अमेरिका को मुसल्लत किया इस खत्ते पर, तो ये जर्नैल था, आर्मी चीफ था ये। तो फौज जो है वो उसको सियासत से अलग कैसे किया जा सकता है। अब भी मैं समझता हूँ कि फौज, देखिए मेरे दिल में बड़ा सॉफ्ट कार्नर है जनरलों के लिए। मैं जनरल कियानी की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन जनाब मेरा मौक़िफ़ ये है कि इस मुल्क को बचाना भी तो आपकी जिम्मेदारी है ना। फौज खामोश क्यों है? देखिए खामोशी इसीलिए है कि फौज को कार्नर करने की कोशिश की जा रही है। देखिए इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट को कार्नर करने की कोशिश की, उसको जलील करने की कोशिश। देखिए ना इस मुल्क में किस इदारे को जलील नहीं किया गया, इस मुल्क में तमाम इदारों को जलील कर दिया गया और नाम लिया गया जमहूरियत का, नाम जमहूरियत के लिए। और हालांकि जमहूरियत नहीं है ये इस जमहूरियत को हम पर मुसल्लत करने के लिए हमारी फ्रेंडली परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में और जरदारी साहब के दौर में आपको कुछ फर्क महसूस होता है? मुझे कुछ ज़्यादा महसूस होता है आज का दौर। मैं समझता हूँ कि सदर जरदारी जो है वो इस ही वादे पर आया है, पाकिस्तान पर मुसल्लत हुआ है कि वो आगे कदम बढ़ाएगा। और कभी अमेरिका हुकूमत तब्दील नहीं करता पाकिस्तान की, वो करता है कि जब समझता है कि इस सदर से या इस वज़ीर-ए-आज़म से जो मैंने काम लेना था ले लिया, अब इससे ज़्यादा काम नहीं लिया जा सकता, तो या तो वो जो गैरतमंद लोग होते हैं उनको मरवा देता है, और जो गैरतमंद नहीं होते उनको ज़िंदा रखता है। उनको ज़िंदा इसलिए लगता है कि शायद कभी उनसे फिर कोई काम लेना पड़ जाए। ठीक। अब मुशर्रफ जिंदा है और दूसरे भी लीडर जिंदा हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता। देखे ना, बेनज़ीर तो पुटो तो शहीद हो गई, जरदारी साहब जिंदा है। राइट सर, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। चीनी वज़ीर-ए-आज़म का बयान शामिल करना चाहेंगे, उसके बाद अमरीकी सफ़ीर की भी बात करेंगे। चीनी वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि पाकिस्तान ने अलकायदा के खिलाफ बड़ी कुर्बानियां दी, चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करेंगे, दहशत गर्दी को किसी मजहब से ना जोड़ा जाए, असल असबाब दूर करना होंगे, इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। जबकि कैमरॉन मंटर ये कहते हैं कि अमरीका $11 करोड़ इमदाद देगा, मुआहदे पर दस्तखत, पार्लिमानी सिफारिशात में उठाए इशूज़ पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है, पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। किस हद तक यकीन कर लिया जाए अमरीकियों की अब यकीन दहानियों पर कि वो ड्रोन टैक्स नहीं करेंगे, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करेंगे, और जो करारदाद हमारी पार्लियामेंट ने मुश्तरका तौर पर, मुत्तफ़िका तौर पर पास की है, उसका भी एहतराम करेंगे? नहीं करेंगे। देखिए मैं समझता हूँ कि ये पार्लियामेंट जो है ये एक रबड़ स्टंप कहते थे, ये तो रबड़ भी नहीं है, पता नहीं क्या है ये। यानी आप देखें कि ये पार्लियामेंट जो है कितनी कमज़ोर रही है, कितनी बार तोड़ा गया इस पार्लियामेंट को, कितनी बार जलील किया गया, कितनी बार वज़ीर-ए-आज़म को गिरबान से पकड़कर जेल में भेजा गया। अगर पार्लियामेंट कमज़ोर ना होती तो ये होता, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। तो आप जो आदमी पार्लियामेंट को मजबूत कर रहा है उसको शर्म आनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि सदर इसहाक ने पार्लियामेंट तोड़ी थी 2 दफ़ा, नवाज शरीफ भी और बेनज़ीर भी, उसके लिए दोनों बराबर थे, बेनज़ीर भुट्टो भी और नवाज शरीफ भी, 2 दफ़ा उसने पार्लियामेंट तोड़ी, फिर लखारी ने तोड़ी, फिर पहले गवर्नर जनरल ने तोड़ी थी, गुलाम मोहम्मद अपाहज गवर्नर जनरल, जिसके मुंह से थूक निकलता था, जो गालियाँ बकता था, उसने क़ायद-ए-आज़म के साथी ख्वाजा नाज़मुद्दीन की गवर्नमेंट तोड़ दी, और मौलवी तमीज़ुद्दीन जिस पार्लियामेंट का स्पीकर थे उसको तोड़ दिया उसने। तो हमें चलिए फौजी तो तोड़ते हैं पार्लियामेंट, सही,
फौजी तो तोड़ते हैं, अयूब ने भी तोड़ी और ज़िया ने भी और मुशर्रफ ने भी, लेकिन ये जो गैर फौजी सदर हैं इन्होंने भी तो तोड़ी ना पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में कोई जोर होता, पार्लियामेंट ताकतवर होती तो ये होता। पार्लियामेंट अब पार्लियामेंट ताकतवर है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये भी दिखावा है, ये भी अवाम को यानी फिर धोखा देने की कोशिश है जो ये की जा रही है। वरना इससे पहले भी पार्लियामेंट ने ड्रोन हमलों के लिए करारदाद पास की थी और उसी रात को ड्रोन हमले हो गए थे कि ये जवाब नहीं था पार्लियामेंट के मजबूत होने का, मजबूत इन्वर्टर का ये जवाब था पार्लियामेंट के मजबूत होने का। पार्लियामेंट मजबूत होती तो मैं समझता हूँ कि हमें क्या फिक्र क्या थी। पार्लियामेंट मजबूत होती तो काश ये कह देती कि हम अमेरिका की नाम नेहाद जंग से बाहर निकलते हैं। हाँ, अच्छा, ये सिफारिशात जो है ये सिफारिशात नहीं है। अच्छा, इंसानी बुनियादों पर नेटो सप्लाई, भाई इंसानी बुनियादें क्या होती हैं? वहाँ जो लोग मारे जा रहे हैं उनकी कोई इंसानी बुनियादें नहीं है, वहाँ उनके कोई हकूक नहीं है। आप कातिल को और जालिम को तो इंसानी हकूक की रियायत देते हो लेकिन मजलूम को नहीं देते। मतलब नेटो को खुराक सप्लाई करके हम कातिलों को खुद पाल रहे हैं। मैं सिर्फ खुराक नहीं जनाब, असला भी। अब ये पार्लियामेंट की जो ये तजवीज़ है कि हम असला नहीं जाने देंगे तो वो तलाशी का हक नहीं देते तुम्हें। अब तक कंटेनर्स जो हैं उनकी तलाशी लेना ममनू था, ये देख भी नहीं सकते थे कंटेनर्स को। और अब देखें कि असला सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं गया बल्कि कराची में भी असला बखेर दिया गया है। असले की बाकायदा स्टोर हैं, फैक्ट्रियां हैं कराची के अंदर, और खाना जंगी होगी। और ये सरायकी सूबा जो है इसके बाद मुहाजिर सूबे की बात भी होगी और मुहाजिर सूबे से पहले खाना जंगी होगी। थोड़ी सी खाना जंगी तो वहाँ हो चुकी है, रोक नहीं सका। हर रोज खाना जंगी हो रही है। रहमान मलिक को शर्म ही नहीं आती। मैं सॉरी, मैं इस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहा हूँ। रहमान मलिक वहाँ जाता है और गड़बड़ कुछ ज़्यादा हो जाती है, तो क्या ये गड़बड़ फैलाने के लिए आता है वहाँ पर? टारगेट किलिंग के लिए पिछले 4 साल से ये आदमी बातें कर रहा है कि टारगेट किलिंग खत्म होगी। आप समझते हैं कि अमेरिका और उसके नापाक इत्तेहादी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को भी फिरका वारियत की लपेट में और आग में झोंक दिया जाए और पाकिस्तान में भी दीगर अरब ममालिक की तरह जहाँ हालात ख़राब हैं यहाँ भी फिरका वाराना बुनियादों पर कशीदगी फैला दी जाए? बिल्कुल। देखिए जी, मेरे सामने जो नक्शा है शाम में मैंने कहा अरब अमारात हैं, मसलन दुबई, कतर, शारजा, अबू धाबी और ये सब कुछ, उनकी फौज नहीं है, वो अमेरिका के ज़ेर असर हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, अमेरिका के इशारे पर चलते हैं। कतर जो है वो तो अमेरिकी अफवाज का मरकज़ है मशरिक़ वस्ता के लिए, ये और इसको अरब अमारात बनाना चाहते हैं। और छोटी छोटी रियासतें यानी गिलगित बल्तिस्तान, देखें ना, चीन की बात आपने की थी, तो चीन को एहसास करना चाहिए कब हम मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। भाई चीन को एहतियात करनी चाहिए। मेरे लिए चीन जो है जिस तरह सऊदी अरब है उसी तरह चीन है। चीन दोस्त मुल्क है, वो मुसलमान, वो बरादर मुल्क है, ईरान भी है, बिल्कुल सही, तुर्की भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि चीन को मोहतात होना चाहिए, कहीं ज्यादा देर ना हो जाए, और जब देर हो जाती है तो फिर अंधेर हो जाता है। और मज़ीद खबरें हम देखिए, मैं सिर्फ एक जुमला कहूँगा, ये जुमला बड़ा अदबी था कि देर के बाद अंधेर, लेकिन हमारे मुल्क में अंधेर पहले है, देर बाद में। राइट, तो जुमला क्या डॉक्टर साहब ने। और अब बात करेंगे पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से हिना रब्बानी खर के बयान की, वो भी आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि भारत पर अब पहले से ज्यादा एतमाद है, उम्मीद है कश्मीर रुकावट नहीं बनेगा। हिना खर, कोई हुकूमत पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ बदलने की जुर्रत नहीं रखती, सियासी कश्मीरी रहनुमा साबिक सफारतकार। जरदारी साहब का बयान भी शामिल करना चाहेंगे। जरदारी साहब ने फरमाया कि अवाम इंसाफ करें, हम पर तनकीद की गई या बदनाम करने की मुहिम चलाई गई, गिलानी और उनके अहले खाना को सराइकी सूबे की आवाज उठाने, मेरा साथ देने पर निशाना बनाया गया। जरदारी साहब। और एक और खबर, उसके बाद डॉक्टर साहब की जानिब आएंगे कि लॉर्ड नजीर अहमद साहब के बारे से खबर है कि ब्लेयर और बुश पर जंगी जराइम के मुकदमे का कहा मौके पर कायम है, लेकिन हम मोहतरम डॉक्टर साहब की जानिब, ये दोनों बातें जो आपने दोनों खबरें पढ़ी है ये मिलती जुलती। अच्छा, हिनार रब्बानी खर जो है, मैं समझता हूँ कि खर इसके साथ मिटा देना चाहिए। हिनार रब्बानी, रज़ा रब्बानी, रज़ा रब्बानी जो है वो आइन में तरमीम किया जा रहा है और हिना रब्बानी जो है वो ये हमारे साथ की जा रही है। भारत पर पहले से ज्यादा एतमाद हो गया उन्हें। अगरचे ये अफवाह थी कि हिना रब्बानी खर के इख्तलाफात पैदा हो गए हैं वज़ीर आज़म के साथ इस भारत के हवाले से और दूसरे जो नेटो सप्लाई के, इसकी वजूहत क्या है? तो मैं खुश हुआ था कि चले हिना रब्बानी एक औरत होती है डट खड़ी हुई। शाह महमूद कुरैशी तो जब वजारत छीनी गई तो डट गया ना, तो इससे वजारत अभी छीनी नहीं गई, इस हवाले से छीनी जाएगी। अगर मैं समझता हूँ हिना रब्बानी खर अगर
फिर मैं खर कह रहा हूँ नारवानी, अगर इसकी वजारत छीनी गई तो मैं उसको सलाम करूँगा कि चले कुछ तो रजिस्ट्रेशन की, लेकिन इस तरह के बयान देते हुए हिना रबानी खर को कुछ सोचना चाहिए। यहाँ वो हिना रबानी खर है, यहाँ उसको खर कहना चाहिए। गुलाम मुस्तफा खर से उसका क्या ताल्लुक है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बहरहाल मुशर्रफ के साथ भी बड़ा ताल्लुक था हिना रबानी का, और शौकत अजीज़ के साथ भी बड़ा ताल्लुक था। और अब तो मैं माफ़ी चाहता हूँ ये बयान बात करते हुए कि पिछले दिनों एक टीवी चैनल पर बाकायदा कार्टून आया हिना रबानी का, इधर कार्टून है वज़ीर आज़म का, इधर कार्टून है जरदारी का। ये हमारा चैनल नहीं, एक और चैनल है, उसमें वज़ीर आज़म गिलानी जो है कहता है कि ये मेरी पिंकी है और जरदारी कहते हैं ये मेरी पिंकी है। तो मुझे मालूम नहीं है कि ये हिना रबानी किसकी, उसको चाहिए उसको चाहिए कि वो अपनी गैरत और अपनी इज्जत और इस मुल्क के साथ अपनी वाबस्तगी को एक चैलेंज बनाए। हम उनके बयान के हवाले से बात करेंगे। कश्मीर अब जो है वो रुकावट नहीं बनेगा पाक भारत ताल्लुकात। क्यों रुकावट नहीं बनेगा? मौजूदा हुकूमत कह रही है। नहीं, ये गलत कह रही है। मैं समझता हूँ कि कश्मीर का मामला रहेगा, जितनी कोशिश कर लें पाकिस्तान के हुक्मरान, जितनी कोशिश कर लें भारत के हुक्मरान, ये मसला रहेगा। ये एक फैक्ट है और इससे दरगुजर करना या इग्नोर करना इसको वो मुमकिन ही नहीं है। इसलिए ये भारत के हक में है कि वो कश्मीर का मसला हल करे। मेरी बात सुने इस्तेमाम गौर से, मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे हक में ज़्यादा नहीं है, ये भारत के हक में ज़्यादा है। खुदा की कसम अगर कश्मीर का मसला ना होता तो पंडित नेहरू आलमी लीडर होता। अच्छा, ये जो वाजपेयी था ये भी आलमी, ये मनमोहन सिंह, ये शेख साहब जो हैं वज़ीर आज़म, ये भी मैं समझता हूँ कि जो मसला हल करेगा पाकिस्तान की तरफ से वो तो लीडर बन जाएगा पाकिस्तान का, वो तो बहुत बड़ा आदमी होगा। लेकिन भारत वाले भी जो लीडर कश्मीर के मसले को हल करेगा वो आलमी लीडर बन जाएगा। अच्छा, अब भारत के अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर बनने में क्या चीज़ माने है कश्मीर? वो कहते हैं कश्मीर मुतनाज़ा है और इसलिए भारत के जो एटीट्यूड है वो भी मुतनाज़ा है। भारत कैसे कश्मीर का मेंबर बन सकता है? तो भारत के हक में ये ज़्यादा बात है। भारत के दानिशवरों को, जो उल्लू के पट्टे वहाँ दानिशवर हैं, उनको और हुक्मरान जो हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि कश्मीर का मसला जो है हमारे लिए बहुत बड़ी रुकावट है एक आलमी कुव्वत बनने के लिए। खुदा की कसम चीन की तरह भारत जो है वो बड़ा मुल्क बन सकता है अगर वो हमसायों के साथ अच्छा सलूक करे और कश्मीर के मसले को हल करे। जो चीन के साथ जो मसला है उसका वो भी कश्मीर है, ठीक, वो भी कश्मीर है, चीन का मसला भी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मसले को हल करने के बाद भारत जो है, ये भारत के लिए मैं बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आपने भारतीय दानिशवरों के लिए तो एक लफ्ज़ कहा, लेकिन पाकिस्तानी दानिशवरों की भी बात करेंगे जो कि कश्मीर के हवाले से बहुत हर्जा सराई कर रहे हैं। लेकिन एक ब्रेक के बाद और आपकी कॉल भी शामिल की जाएंगी। नाज़रीन, आप हमारे साथ रहिए। दुआ बैक टुडे में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमारा नंबर है 0423631269। आप कॉल भी कर सकते हैं और आपकी कॉल शामिल करने से पहले एक इंतहाई अहम खबर, आज की सुपर लीड स्टोरी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बयान कि बेनज़ीर कत्ल केस अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट मंजर आम पर क्यों नहीं लाई गई। रहमान मलिक को तहकीकात मुकम्मल होने तक सरकारी ओहदा छोड़ देना चाहिए। चीफ जस्टिस, तमाम मामलात के ऊपर बैठा शख्स आज़ादाना तहकीकात कैसे कराएगा? बदकिस्मती है हुकूमत अपनी लीडर के कत्ल की सही तहकीकात ना करा सकी। ये खैरदीन या नूरदीन नहीं, दुनिया और पाकिस्तान की सबसे बड़ी रहनुमा का कत्ल है। रहमान मलिक को खुद हाजिर होना चाहिए था। जस्टिस इफ्तिखार, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आम ना करने में बदनीयती शामिल है। असलम चौधरी, परवेज इलाही के वकील पेश हुए तो चीफ जस्टिस ने कहा यह बदकिस्मती है, आप दूसरी FIR की मुखालफत कर रहे हैं। इस पर भी राय लेंगे। डॉक्टर साहब की इजाज़त से पहले हम कॉलर भी शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। ख्वाजा अंजुम बात कर रहा हूँ कराची से। जी ख्वाजा साहब फरमाइएगा। 80 फुट ऊंचा 1 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर गिरा और हमारे 140 शेर उसके अंदर शहीद हो गए और किसी वजीर आजम या सदर को तौफीक नहीं हुई कि वहां पर जाते। हाँ, हमारे सदर मुख्तलिफ किस्म के खाने इंडिया के पास गए थे। मुंह में राम राम, बगल में छुरी। कहीं हमारे पसंदीदा मुल्क भारत की ये अदाए बेनियाजी तो नहीं कि इतना बड़ा ग्लेशियर गिरा और 2000 या 5000 साल में इतना बड़ा ग्लेशियर नहीं गिरा। थैंक यू वेरी मच ख्वाजा अंजुम साहब, इस पर हम राय लेंगे। मैं तो उस पर बात कर चुका हूँ पहले कि ये साजिश है। अच्छा, ये देखे ना, गिलगित चीन की बात हुई थी,
तो चीन के साथ पाकिस्तान का ज़मीनी राब्ता जो है वो तोड़ने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। गिलगित भी वहाँ पर जो शिया सुन्नी फसादात और ये सूबा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये सूबा बनाया गया। इस सूबे का मुतालबा किसी ने नहीं किया था, ये सूबे का मुतालबा उसने किया था जो पाकिस्तान को गुलाम बनाना चाहता है। तो चीन उस वक्त खुश होगा जब हमारा ज़मीनी राब्ता ख़त्म हो जाएगा। चीन का भी इंटरेस्ट है पाकिस्तान में। सही। मुझे ये बड़ा रंज है, मैं चीनी की आदत से अपील करता हूँ कि वो मैदान में आए, वो सिर्फ बयान तो दें इस हवाले से, वो बयान भी नहीं देते और उनकी अजीबोगरीब पॉलिसी देखे ना। मैं समझता हूँ कि ये जो खबर पड़ी है आपने चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जो उन्होंने अच्छी बात की है ग्लेशियर के बारे में, मैं समझता हूँ कि ये साजिश है पूरी की पूरी, लेकिन अभी तक कोई साजिश जो है कामयाब होती हुई नज़र नहीं आती अमेरिका की। अच्छा, इस जो बेनज़ीर का कत्ल है वो एक मुहिम्मा बन चुका है, पहली बन चुका है। यानी मैं समझता हूँ कि बाप की विरासत होती है, बीवी की विरासत नहीं होती। लेकिन इस कत्ल के बाद दुनिया में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये बात होनी चाहिए कि बीवी की विरासत जो है वो शोहर को पहुँची है और शोहर माला माल हो गया है और शोहर ने बीवी के बेटों को विरासत दी है। और पहली विरासत ये है कि उन्होंने अपने बेटे का नाम तब्दील कर दिया है, बिलावल जरदारी की बजाय उसको बिलावल भुट्टो जरदारी बना दिया। और ये भी एक साजिश है। मैं समझता हूँ कि भुट्टो जो हैं, भुट्टोज की उम्रें कम होती हैं, अल्लाह बिलावल की उम्र दराज करे। मेरे ख्याल कुर्बानी की जरूरत पड़ती रहती है पीपल्स पार्टी को, लेकिन मैं हमेशा दुआगो हूँ बिलावल दुआगो ही होना चाहिए। अच्छा, बिलावल भुट्टो के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है ये बड़ी ज्यादती है। देखिए, एक कम बेखैरत आदमी, एक कमज़ोर आदमी की बीवी भी कत्ल हो जाए तो वो भी चैन से नहीं बैठता, वो कम अज़ कम तफ्तीश तो होने देता है। अच्छा, वो तलाश करते हैं मौसर आदमी और कई लोग सदर तक भी पहुंच जाते हैं और सदर तक पहुंचने के बाद वो समझते हैं कि हमारा केस जो मजबूत हो गया। तो ये तो सदर की अपनी बीवी है, अजीब गरीब बात है। तो मैं समझता हूँ कि सदर साहब इसको तमाशा, अच्छा एक अजीब बात है, तमाशा तो बना दिया उन्होंने कि वो कहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो की कब्र का ट्रायल किया जा रहा है, अपनी करप्शन को बचाने के लिए ट्रायल जो है वो उसका, तो उसकी तुम कत्ल के लिए तो कोई डॉक्टर साहब, इस पर मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा। कुछ कॉलर हैं, काफ़ी देर से हमारे साथ है। पाकपत्थर से अब्दुल्ला साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। वालेकुम अस्सलाम शाम भाई, मैं सिर्फ दो बातें करना चाहता हूँ। जी फरमाइए। हमारे बड़े मोहसन है मेहमान जी पाकिस्तान के, तो मैं ये एक तो पहला नंबर ये कहना चाहता हूँ कि हमारे हुक्मरान आज से नहीं है, जब से लियाकत अली खान पहले वजीर आजम को हमारे इन जर्नैलों ने कत्ल करवाया उससे लेके अब तक ये जर्नैल, ये सियासतदान सब मुलव्वस है। क्योंकि जब तक ये फ्यूडल निजाम हमारे मुल्क में रहे, क्योंकि ये इन फ्यूडलों ने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की है। आज जो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं ना हमारी असम्बलियों में आके, सब पाकिस्तान के बनने के मुखालिफ है। हम अमेरिका को बुरा भला कहने से पहले ये इनको इन असम्बलियों से निकाले। ठीक, थैंक यू वेरी मच जी अब्दुल्ला साहब। और शाहिद साहब भी लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। वालेकुम सलाम। शाहिद साहब फरमाइएगा। सर देखिए, गुजारिश ये है कि अदलिया ने कल एनआरओ केस पर फैसला नहीं दिया और ये बहुत ही हैरान कुन बात है। और यकीन करें, हम अभी भी अदलिया से मायूस तो नहीं हैं, लेकिन अब अवाम तशवीश में मुब्तला हो गए हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। अदलिया ने एनआरओ पर फैसला नहीं दिया, लेकिन एतजाज असद साहब ने जो बातें की मीडिया के सामने, उन्होंने ये फरमाया कि 10A के तहत जज साहिबान नाअहल हैं। और दूसरी जानब ये कि आप समझते हैं कि जज साहिबान जो कि करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं या तहकीकात करते हैं या ट्रायल करते हैं, वो तो नाअहल है, लेकिन करप्शन करने वाला नाअहल नहीं है इस मुल्क के अंदर। देखिए, मैं इस पर मैंने कॉलम भी लिखा है तो उस पर मैं गुफ्तगू करूँगा, लेकिन मैं एक बात सिर्फ करना चाहता हूँ कि एतजाज असद जब चीफ जस्टिस का ड्राइवर था उसको बड़ी इज्जत मिली, अब वो जरदारी का कंडक्टर है, पैसे के लेन देन उसके पास है, लिहाजा उसकी इज्जत खत्म हो गई। ना वो कलाम है कोई उसकी इज्जत है। अच्छा, यानी इस वक्त सबसे ज़्यादा चहेता समझता है एतजाज को सदर जरदारी, नवाज शरीफ भी समझता है, यही समझता है, और भी बहुत सारे लोग यही समझते हैं। तो ये एतजाज है क्या? एतजाज और जरदारी का मुकाबला है सियासत में। जरदारी की सियासत है जिसने सबको मिलियमेट कर दिया है, लेकिन एतजाज समझता है कि वो अपनी सियासत से जरदारी को मिलियमेट कर देगा। लिहाजा अब ये दोनों जोड़ जो हैं अपने सामने, और एतजाज की वजह से उन्होंने डॉक्टर बाबरवान को जो दलील किया है, यानी अब देखें कि जो सियासत जरदारी की अपने हरीफों के साथ है वही सियासत उसके अपने हरीफों के साथ है। वो वज़ीर आज़म के साथ भी सियासत कर रहा है, वो बेनज़ीर के भुट्टो के कत्ल के साथ भी सियासत कर रहा है, वो रहमान मलिक से डरता है। रहमान मलिक से जो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने रहमान मलिक की बात की है, रहमान मलिक पर हाथ डाल ही नहीं सकता जरदारी, क्योंकि रहमान मलिक को पता है उन बातों का कि जो राज हैं।
तो बिल्कुल मैं समझता हूँ। लेकिन रहमान मलिक जो था वो अब कहता है कि वो सिक्योरिटी का इंचार्ज नहीं था, जबकि वो सिक्योरिटी का इंचार्ज था। देखिए एहतशाम, ये बात कई दफा हम कर चुका हूँ, दिन दहाड़े सूरज की रोशनी में लोगों के दरमियान उस पर फायर किया जाता है और उसका पता नहीं है। बिल्कुल सही। इस पर और जरदारी कहता है कि पता है मगर वो बताता नहीं है। लेकिन देखिए ना, वो जो बात जानता है वो नहीं बताता, जो बात नहीं जानता वो बताता रहता है। राइट। नैयर सदर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नैयर सदर साहब, फरमाइएगा क्या कहना चाहेंगे आज आप? हाँ सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये अपने जरदारी साहब का बयान है। मोहतरम हमारे सदर साहब हैं, कहते हैं गिलानी और उनके अहले खाना को सराइकी सूबे की आवाज उठाने और मेरे साथ देने की वजह से उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो जरदारी साहब तो पहली बात है वो टीवी देखते ही नहीं है। अमरीकों को भी कह देते हैं टीवी देखने का कोई फायदा नहीं, हमारी बात सुनते। ज़ाहिर ये आवाज तो उन तक पहुंचेगी नहीं। तो उनके कारकुन है, मैं उन तक पहुंचाना चाहती हूँ कि जरदारी साहब बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। हम आवाम कहते हैं कि गिलानी साहब को सराइकी सूबे की आवाज उठाने पर तो फांसी दे देनी चाहिए। बाकी रह थैंक यू वेरी मच नैयर सदर साहबा, ये आपने अपने जज्बात का इजहार किया। सराइकी सूबे के हवाले से जो बयान है आप उसको किस तरह से देखेंगे? जरदारी साहब ने भी इसकी वकालत की और गिलानी साहब तो बबांगे दहल ये कह रहे हैं कि सराइकी सूबा बनना चाहिए, इंतखाबात से पहले बनना चाहिए। मेरा कॉलम आज इसी मौजू पर है। देखिए उसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि जरदारी कहता है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है बल्कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। तो मसला ये है, ये कॉलम में बात करेंगे। एक और कॉलर भी हम शामिल करते हैं कॉलम में, इस पर बात कर लेंगे। रशीद गौरी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गौरी साहब फरमाइएगा। मैं कराची से बोल रहा हूँ, अब्दुल रशीद गौरी। आज ये जनाब के अब ये नया बजट आने वाला है और पिछले साल जो उन्होंने बजट में ओल्ड एज बेनिफिट वालों के लिए जो ऐलान किया था, अब इतने अच्छा गुजर गया, एक पाई उन्होंने इजाफा करके नहीं दिया। और अब पता ये चला है कि वो रकम बेनजीर स्कीम के तहत वो गरीबों में तकसीम कर रही है हुकूमत। राइट, थैंक यू वेरी मच गौरी साहब। अभी हम बात करते हैं ओल्ड एज बेनिफिट के तहत जो ओल्ड एज लोगों को बेनिफिट होना चाहिए था वो नहीं मिला, लेकिन वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत उसको रकम को इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ये सीनियर सिटीजन बेचारे बूढ़ी, हम भी सीनियर सिटीजन होने वाले हैं, लेकिन इस मुल्क में सिर्फ उस आदमी को नवाजा जाता है, सिर्फ उस आदमी को बरी किया जाता है जो करप्ट होता है। सीनियर होना कोई एजाज नहीं है, करप्ट होना एजाज है। देखिए ना, सराइकी सूबे के लिए बात करता है जरदारी। मुल्तान में गया, मुल्तान में अब्दुल कादिर गिलानी को वो बगलगीर होकर मिला, क्योंकि अब्दुल कादिर गिलानी की वजह से हामिद सईद काज़मी जेल में है, हज करप्शन में मुलव्वस है आदमी। मूसा गिलानी जो है वो अद्वियात के करप्शन में मुलव्वस। लेकिन ऐसा प्यार उसने बिलावल भुट्टो जरदारी से कभी नहीं किया जरदारी ने, इसलिए कि अभी तक करप्शन का बज़ाहिर करप्शन का कोई स्कैंडल जो है बिलावल भुट्टो के लिए सामने नहीं आया। लिहाजा वो उतना अजीज नहीं है जरदारी को जितने अजीज अब्दुल कादिर गिलानी है। गुजरा की तादाद मजीद बढ़ा दी गई। आप समझते हैं कि अब जो बाकी रह गए थे लोग उनको भी मौका फराहम करना है कि आ जाओ तुम भी इस बहती गंगा में हाथ धो लो। इसमें सबसे बुरी बात जो है वो है कि राजा परवेज अशरफ को दोबारा जरदारी जो है वो बिजली और पानी की वजारत देना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ एक्शन दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट नहीं, वज़ीर आज़म ने पहले तो रजिस्ट किया ना, क्योंकि वज़ीर आज़म को मालूम है कि रहमान मलिक ही मेरे लिए बहुत है, ऊपर से राजा परवेज अशरफ आ गया तो फिर मेरा क्या बनेगा। ये मामला है, वो उसको अवाम के लिए कोई फिक्र नहीं है वज़ीर आज़म गिलानी को। वज़ीर आज़म ने इस बात की मुखालफत की है। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी शर्मनाक बात है कि सुप्रीम कोर्ट जिस आदमी के खिलाफ फैसला करती है तुम उसको वजीर बना लेते हो। एक आदमी ने पूछा था कि जी वजीर बनने का आसान का तरीका क्या है, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ फैसला ले लो तुम वजीर बन जाओगे। तो ये सूरत हाल बन चुकी है इस मुल्क में। देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं है, जब मैं अपने कॉलम की बात भी कर रहा हूँ अभी आप मैं कि सुप्रीम कौन है भाई? सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट के नाम का हिस्सा है। पहले रजा रबानी बल्कि राजी बर रबानी से आईनी तरमीम लाएं, उसमें सुप्रीम कोर्ट का नाम तब्दील करें, फिर कहें कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। वो सुप्रीम हर मुल्क में सुप्रीम कोर्ट होता है। राइट, और नाज़रीन हम मशकूर है तमाम कॉलर्स के। बढ़ते हैं आज के नवाबत कॉलम की जानिब। नज़र आज का कॉलम भी मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद अजमल न्याजी साहब का ही कॉलम है। बेनियाजी के उन्वान से बहुत खूबसूरत कॉलम लिखते हैं। आज उन्होंने लिखा है सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं और सराइकी बैंक।
सवालिया निशान भी है आगे। सदर जरदारी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं बल्कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। पहले वो रजा रब्बानी यानी राजी बारजा रब्बानी से आइन में तरमीम ला के सुप्रीम कोर्ट का नाम तब्दील कराएं। दुनिया के तमाम मुल्कों में सुप्रीम कोर्ट मौजूद हैं, मगर कहीं ऐसा नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का मजाक उड़ाया जाए। अमरीकी सदारती उम्मीदवार एल गोर जीता हुआ था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने बुश के हक में फैसला किया, जो सबसे पहले एल गोर ने तस्लीम किया और सदर बुश के लिए कोई रुकावट भी ना डाली। जब अमरीका अपनी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का एहतराम करते हैं, अमरीकी एहतराम करते हैं, और हम जो कि जिनको कहा जाता है कि ये अमेरिका के गुलाम हुक्मरान हैं, तो फिर अमेरिका को इस मामले में फॉलो क्यों नहीं करते? जी, अमरीकी जो हैं वो पाकिस्तान की कोर्ट्स को नहीं मानते, न ये पाकिस्तानी हुकूमत को मानते हैं, न ये पाकिस्तानी अदालत को मानते हैं, ये किसी चीज को मानते नहीं। वो अपनी सुप्रीम कोर्ट तो मानते हैं ना डॉक्टर साहब? अपने सुप्रीम कोर्ट को भी वो, मतलब कि मैं समझता हूँ कि वहाँ जो इदारे हैं वो रियासत के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं जाते, लेकिन हमारे इदारों को यानी रियासत के इंटरेस्ट के खिलाफ करने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूँ कि हाफिज सईद के हक में सुप्रीम कोर्ट तक ने फैसला दे दिया है, मगर अमेरिका नहीं मानता। इतनी बेगैरती करता है अमेरिका। वो इसलिए नहीं मानता कि हमारे हुक्मरान अपनी ही सुप्रीम कोर्ट की तजलील कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बात मैंने की थी एक वकील से, तो वो कहते हैं कि जनाब अमेरिका की आप बात करते हैं, आपके अपने हुक्मरान जो हैं आपकी सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं, तो फिर वो क्यों माने, भारत क्यों माने? और अदलिया की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने वाले मोहतरम एतजाज एहसन साहब जब इस तरह से बात करेंगे, तो फिर अमेरिका किस तरह से एहतराम करेगा? मैंने तो पहले बात कर दी है कि एतजाज जो है वो काबिल एतमाद है ही नहीं किसी तौर पर। और मैंने कहा कि मुकाबला है अब जरदारी और एतजाज का, और मेरा ख्याल है कि जरदारी अगर हार गया इस मुकाबले में तो फिर गड़बड़ हो जाएगी बहुत सी। इसलिए मैं जरदारी को वार्न करता हूँ कि वो एतजाज के हत्थे न चढ़े, वो एतजाज के दुख में ना आए, क्योंकि एतजाज जो देखे ना वकला की तहरीक का लीडर बना रहा, इसके बावजूद के वकला जो थे उनका एतमाद खत्म हो गया था एतजाज पर, मगर वो लीडर बना रहा और उसने चीफ जस्टिस की बहाली जो है उसको उसका क्रेडिट भी ले लिया। और उस वक्त जो सदर था बार काउंसिल का कुर्द, उसको खुर्द बुर्द कर दिया, अली अहमद कुर्द खुर्द बुर्द, और वो अब तक खुर्द बुर्द है, अब तक वो वही बयान देता है जो एतजाज एहसन उससे कहता है। तो मेरे ख्याल में एतजाज अब सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के लिए बदनामी। पहले तुमने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत के लिए काम किया था, अब उसकी बदनामी और बेइज्जती के लिए। एतजाज एहसन साहब ने शाहरुख खान का भी जिक्र किया कि शाहरुख खान को अमरीकियों ने पकड़ा, फिर उन्होंने अमरीकी हुकूमत ने माफ़ी मांगी और ख़ुद ही अपनी हुकूमत की तजलील कर रहे थे एतजाज एहसन साहब कि देखें एक तरफ तो पाकिस्तान के फौजियों को शहीद किया जाता है, लेकिन अमरीका। This time check is brought to you by Waves Combo. Beautify my life. A bright freezer and fridge together. अमेरिकी एयरपोर्ट पर, मगर किसी पाकिस्तानी हुक्मरान ने अमेरिका को माफ़ी मांगने के लिए नहीं कहा। ठीक, ये कह भी नहीं सकते। ठीक, देखे ना, माफ़ी तो उससे मांगी जाती है जो थोड़ा सा ताकतवर होता है, जो थोड़ा सा गैरतमंद होता है। ये थोड़ी सी गैरतमंदी भी हमारे हुक्मरानों में नहीं है। कौमी गैरत का फुकदान जो है उसने बर्बाद कर दिया हमें। और हम देखें, मैं बहुत यानी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत रखने वाला आदमी, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब मैं भी पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए मायूस हूँ। हम पाकिस्तान के माजी के लिए भी मायूस हैं और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए भी मायूस हैं। अच्छा, फिर वो सराइकी बैंक की तरफ आते हैं। यानी सराइकी सूबे की बात तो की, तो हज़ारा सूबे की बात क्यों नहीं करते? सही, खैबर पख्तूनख्वा का नाम जो है वो पहली ईंट थी, उसके बाद हज़ारा सूबा, उसके बाद सराइकी सूबा। मैं जो पंजाब की तकसीम के खिलाफ नहीं हूँ, मैं कहता हूँ इंतजामी बुनियादों पर यह तकसीम होनी चाहिए, इंतकामी बुनियादों पर नहीं होनी चाहिए, सियासी बुनियादों पर नहीं होनी चाहिए, जमाती बुनियादों पर नहीं होनी चाहिए, ये कौमी बुनियादों पर होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद मुहाजर सूबा, तो फिर इंसार सूबा भी होगा। तो ये सारी सूरत हाल जो है मैं समझता हूँ कि उलझाने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान में इंतशार बढ़ाने की कोशिश, हर तरह की तफरीक, हर तरह की फ़िरक़ावारियत, सिर्फ शिया सुन्नी फ़िरक़ावारियत नहीं बल्कि हर तरह की फ़िरक़ावारियत जो है वो पैदा करने की कोशिश की जा रही है। गलत है। अच्छा देखिए, सराइकी बैंक और स्विस बैंक में सीन मुश्तरक है, तो क्या सराइकी बैंक को भी उसी तरह इस्तेमाल किया जाएगा जिस तरह सराइकी बैंक बनाया जा रहा है वज़ीर आज़म गिलानी के लिए? क्योंकि आजकल जरदारी की सियासत ये है कि वो वज़ीर आज़म गिलानी को अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है, दबा के रखना चाहता है। तो वो कहता है कि इसकी सजा दी जा रही है, इसकी सजा नहीं दी जा रही, उसको करप्शन की सजा दी जा रही है, उसको करप्शन की सजा मिलनी चाहिए। और मैं सुप्रीम कोर्ट से भी ये मुतालबा करूंगा कि वो हीरो न बनाएं इसको,
इसको सियासी शहीद न बनाएं। लेकिन अब क्या क्या चाहता है वो सियासी शहीद नहीं बनना चाहता, वो सियासी गाजी बनना चाहता है कि वो बच भी जाए और सियासी गाजी। देखें जी, सुप्रीम कोर्ट जो है मेरे खिलाफ फैसला नहीं कर सकता। राइट, नाज़रीन कॉलम जरूर पढ़ेगा मोहतरम डॉक्टर अजमल लियाज़ी साहब का, बहुत खूबसूरत कॉलम है और बहुत अहम नुकात पर रोशनी डाली गई है। और बढ़ते हैं आज के नवाब वक्त इदारे की जानिब। नाज़रीन आज का नवाब वक्त इदारे है कि अफगानिस्तान धमाके, बन्नू जेल और पेशावर निजी स्कूल हमला, शिद्दत पसंदों के दोबारा मुनज़्ज़म होने का ऐलान है, सवालिया निशान। तालिबान से मुज़ाकरात के अलावा सिक्योरिटी लैब्स पर भी काबू पाएं। सेंट्रल जेल बन्नू पर गुज़श्ता रोज़ मुसल्लह शिद्दत पसंदों ने धावा बोलकर 400 के करीब कैदी छुड़वा लिए, फरार हो गए, जबकि दो तरफा फायरिंग से 3 पुलिस एहलकारों समेत दर्जनों कैदी भी जख्मी हो गए। आखिरी लाइन्स हैं इदारिये की कि बन्नू जेल के वाक़े के बाद अगरचे हुकूमत खैबर पीके ने IG, DIG और जेल खाना जात कमिश्नर बन्नू और मुतल्लिका जेल के सुपरिटेंडेंट को तब्दील कर दिया, मगर असल काम सिक्योरिटी लैब्स पर काबू पाने का है, वरना कल को नेटो की सप्लाई खुलने की सूरत में पूरा मुल्क दहशत गर्दों की दस्तरस में आ सकता है। मुख्तसरन इस पर डॉक्टर साहब मैं समझता हूँ कि आजकल हर कैदी जो है अपने आप को कायद समझता है। क्योंकि एक कैदी ने मुझे फ़ोन किया था, वो कहते हैं जी कि आजकल तो पाकिस्तान पर कैदियों की हुकूमत है। वो डाला जेल में कैद था, वज़ीर आज़म कोट लखपत में था जरदारी, नवाज शरीफ भी जेल में था, शहबाज शरीफ भी जेल में था, और वजीरों में से भी बहुत सारे हैं कि जो जेल में थे। तो कैदियों की हुकूमत है आजकल पाकिस्तान पर। तो हम जो कैद नहीं हुए, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम कैद हो जाएं, क्योंकि कैदी जो है वो उसकी ज़्यादा इज्जत हो रही है। अब देखें ना, बन्नू जेल में जो कैदी छुड़वा लिए गए हैं, तो ये तमाम जेलों के कैदी जो कह रहे हैं काश हम बन्नू जेल में कैद होते तो हम भी रिहा हो जाते, ये बड़ी ज्यादती की बात है। ये इंटेलिजेंस का भी फुकदान है कि कहाँ इंटेलिजेंस है पाकिस्तान की। ये ISI के खिलाफ तो बातें करते हैं, अब आप फिर इस इंटेलिजेंस का पर भी गौर करें। ये तो जिल्लत की बात है कि तुम अपनी एजेंसियों पर तो इत्मीनान करते नहीं हो, और फिर अपने लिए तुम कोई तुम्हारी यानी इस तरह का कोई सूरत हाल नहीं है जिस पर तुम मालूम कर सको कि बन्नू जेल पर हमला होने वाला है। राइट डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। वक्त की कमी है, इंशाल्लाह अगली नशिस्त में आपसे मजीद गुफ्तगू होगी। और आखिर में नाज़रीन फरमाने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह शामिल करना चाहेंगे। कायद आज़म ने फरमाया कि मैं खुदावंद ताला के हुज़ूर में सजदा रेज़ होकर दुआ करता हूँ कि वो हम सबको काबिल एहतराम तारीख़ के शायाना शान बनाए और पाकिस्तान को दुनिया के सही मायनों में अजीम ममलिकत बना दे। पैगाम ईद 18 अगस्त 1947, इस पर हम आमीन कहते हैं और आपसे इजाज़त चाहेंगे। एहतशाम रहमान को नवाब वक्त टुडे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।